नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करते हैं राजस्थान के एक जीके के एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। तो आज के वीडियो में हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जानेंगे, इसलिए आज का वीडियो पूरा देखें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। परिभाषा: वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीके से जल पिलाने की क्रिया को सिंचाई करना कहा जाता है। वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीके से जल पिलाने की जो क्रिया होती है उसको सिंचाई करना कहते हैं। सिंचाई आधारभूत संरचना का अंग है। योजनाबद्ध विकास के 60 वर्षों के बाद भी राजस्थान आधारभूत संरचना की दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। राज्य में कृषि योग्य भूमि का 2/3 भाग वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क खेती क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। वर्षा आधारित क्षेत्रों में भूमि की नमी को संरक्षित रखकर की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं। तो शुष्क खेती क्या होती है कि वर्षा आधारित क्षेत्रों में भूमि की नमी को संरक्षित रखकर की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं। भारत में नहरों की कुल लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। सिंचित क्षेत्र भी सबसे अधिक है, परंतु हमारी आवश्यकताओं से कम है। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग श्री गंगानगर एवं सबसे कम भाग राजसमंद जिले में मिलता है। यानी कुल सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो हम सबसे अधिक भाग तो है श्री गंगानगर जिले में और सबसे कम भाग है राजसमंद जिले में। कुल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भाग पर सिंचाई श्री गंगानगर जिले में तथा सबसे कम चूरू जिले में मिलता है। यानी कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक भाग पर जो सिंचाई की जाती है वो श्री गंगानगर जिले में की जाती है और सबसे सबसे कम जो सिंचाई की जाती है वो चूरू जिले में की जाती है। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिकांश लोग जीवन स्तर के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि विकास सिंचाई पर निर्भर करता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। मानसून की अनिश्चितताओं के कारण कृषि मानसून का जुआ जैसी बात कई बार चरितार्थ होती है। अब हम सिंचाई के साधनों के बारे में जानते हैं कि अप्रैल 1978 से सिंचाई के साधनों की परिभाषा इस प्रकार है। लघु सिंचाई का साधन वह साधन जिससे 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, वह लघु सिंचाई के साधन आते हैं। यानी इसका जो माप पैमाना है वह 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई करने की सुविधा उपलब्ध है, तो वह लघु सिंचाई है। मध्यम सिंचाई का साधन है कि वह साधन जिसमें 2000 हेक्टेयर से तो अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, वह मध्यम सिंचाई का साधन आता है। और वृहद सिंचाई का साधन आता है वह साधन जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, वृहद सिंचाई का साधन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमने जाना है कि लघु सिंचाई के साधनों का पैमाना, मध्यम सिंचाई के साधनों का पैमाना और वृहद सिंचाई के साधनों का पैमाना हमने जाना है। अब हम जानते हैं राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो प्रमुख साधन है वह कुएं एवं नलकूप ट्यूबवेल। ये राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है। कुल सिंचित भूमि का लगभग 66% भाग कुएं एवं नलकूप के से सिंचित होता है। यानी राजस्थान की कुल सिंचित भूमि का लगभग 66% भाग कुएं और ट्यूबवेल से सिंचित होता है। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में की जाती है और द्वितीय स्थान है अलवर जिले का। जैसलमेर जिले में चंदन नलकूप मीठे पानी के लिए थार का गड़ा कहलाता है। जैसलमेर जिले का जो चंदन नलकूप है उसे थार का गड़ा कहते हैं। नहरें: राजस्थान में नहरों से कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 33% भाग सिंचित होता है और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर जिले में होती है। यानी नहरों से सिंचाई हमारे राज्य में लगभग 33% भाग पर की जाती है। और तालाबों से सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र में 0.6% भाग में होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में
और दूसरा स्थान उदयपुर का है। इन तालाबों से सबसे अधिक जो सिंचाई की जाती है वो भीलवाड़ा जिले में की जाती है और उसके बाद में उदयपुर का स्थान है। राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अन्य साधन है, अन्य साधनों में नदी नालों को सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस साधन से कुल सिंचित क्षेत्र में 0.3 भाग में सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार हमने सिंचाई के साधन जाने कि कौन कौन से साधनों से सिंचाई की जाती है। अब हम जानते हैं राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना की। चंबल परियोजना का कार्य 1952 से 1954 में प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों की हिस्सेदारी 50-50% है। ये जो चंबल परियोजना है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और दोनों राज्यों की हिस्सेदारी भी 50-50% है। गांधी सागर बांध, यह बांध 1960 में मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील में बनाया गया है। यह बांध चौरासीगढ़ में 8 किलोमीटर पहले एक घाटी में बना हुआ है। इसमें दो नहरें निकाली गई है। बाई नहर बूंदी तक जाकर मेज नदी में मिलती है और दाईं तरफ की नहर पार्वती नदी में जाकर मध्य प्रदेश में चली जाती है। यहाँ पर गांधी सागर विद्युत स्टेशन भी है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। यह बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत बाठा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया। ये जो राणा प्रताप सागर बांध है वह चित्तौड़गढ़ जिले में है और रावत बाठा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया था। तीसरा है जवार सागर बांध, इसे कोटा बांध भी कहते हैं। यह राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है। यहाँ एक विद्युत शक्ति गृह भी बनाया गया है। और चौथा है कोटा बैराज बांध। यह कोटा शहर के पास बना हुआ है। इसमें से दो नहरें निकलती है। दाईं नहर पार्वती व परवन नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली जाती है और बाईं नहर कोटा बूंदी टोंक सवाई माधोपुर करौली में जलापूर्ति करती है। तो इस प्रकार हमने चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में जाना और इस पर जो 4 बांध बने हुए उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं दूसरी मुख्य परियोजना की, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी या हिस्सा 15.2% है। हिमाचल का हिस्सा केवल जल विद्युत उत्पादन में ही है। सर्वप्रथम पंजाब के गवर्नर लुईस टेन ने सतलज नदी पर बांध बनाने का विचार प्रकट किया। इस बांध का निर्माण 1946 में प्रारंभ हुआ एवं 1962 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध के जलाशय का नाम गोविंद सागर है। यह 518 मीटर लंबा और 9.1 मीटर चौड़ा और 220 मीटर ऊंचा है। इस परियोजना के अंतर्गत भाखड़ा बांध बना है। इसका निर्माण पंजाब के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर किया गया है। इसका जलाशय गोविंद सागर है। इस बांध को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, किस बांध को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर होगा भाखड़ा बांध। अब हम जानते हैं नांगल बांध के बारे में। यह बांध भाखड़ा से 12 किलोमीटर पहले एक घाटी में बना है। इससे 64 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है जो अन्य नहरों को जलापूर्ति करती है। तीसरा है भाखड़ा मुख्य नहर। यह पंजाब के रोपड़ से निकलती है। यह हरियाणा की हिसार लोहाड़ा
कस्बे तक विस्तारित है। इसकी कुल लंबाई 175 किलोमीटर है। इसके अलावा इस परियोजना में सरहिंद नहर, सिरसा नहर, नरवाना नहर, बिस्द्वास नहर निकाली गई है। इस परियोजनाओं से राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों को जल और विद्युत एवं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर को विद्युत की आपूर्ति होती है। तो जो भाखड़ा नंगल परियोजना है उसमें राजस्थान को श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों को जल और विद्युत की आपूर्ति होती है, दोनों की। और साथ में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर को केवल और केवल विद्युत की आपूर्ति ही होती है। मतलब केवल 3 जिलों को जल की आपूर्ति होती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। फिर है व्यास परियोजना। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। इस परियोजना के प्रथम चरण में एक बांध, व्यास लिंक का निर्माण और एक विद्युत घर का निर्माण किया गया है। द्वितीय चरण में व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया। इससे इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं में नियमित जलापूर्ति रखने में मदद मिलती है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं में नियमित जलापूर्ति रखने के लिए किस बांध की मदद की जाती है। तो इसका आंसर होगा पोंग बांध से। यानी पोंग बांध से क्या होती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नियमित जलापूर्ति होती रहती है। रावी व्यास जल विवाद। जल के बंटवारे के लिए 1953 में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच एक समझौता हुआ। इसमें सभी राज्यों के लिए अलग अलग पानी की मात्रा निर्धारित की गई, लेकिन इसके बाद भी यह विवाद थमा नहीं। तब 1985 में राजीव गांधी लोंगवाला समझौते के अंतर्गत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में इराडी आयोग का बनाया गया। इस आयोग ने राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ घन फीट जल की मात्रा तय की। ये तो हो गई व्यास परियोजना। अब हम जानते हैं माही बजाज सागर परियोजनाओं के बारे में। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 1966 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 45 और गुजरात का हिस्सा 55% है। इस परियोजना में गुजरात के पंचमहल जिले में माही नदी पर कडाना बांध का निर्माण किया गया है। इसी परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ 2 नहरें, 2 विद्युत जलग्रह, 2 लघु विद्युत ग्रह व एक कादवी पिकअप बांध बना हुआ है। 1983 में इंदिरा गांधी ने जल प्रवाहित किया। इस परियोजना से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की कुल कुछ तहसीलों को जलापूर्ति होती है। तो अब हम जानते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं वृहद परियोजनाएं, जिसमें मुख्य है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस परियोजना पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसे प्रदेश की जीवन रेखा और मरुगंगा भी कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं को राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में भारत सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन पेश किया, जिसका विषय बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्यालय बोर्ड जयपुर में है। इस नहर का निर्माण का मुख्य उद्देश्य रावी व्यास नदियों के जल से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घन फीट जल को उपयोग में लेना है। नहर निर्माण के लिए सबसे पहले फिरोजपुर में सतलज व्यास नदियों के संगम पर 1952 में हिरिके बैराज का निर्माण किया गया। हिरिके बैराज से बाड़मेर के गडरा रोड तक नहर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिससे श्री गंगानगर,
बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर को जलापूर्ति हो सके। नहर निर्माण का कार्य श्री गणेश तात्कालिक गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को किया। 11 अक्टूबर 1991 को इससे सिंचाई प्रारंभ हो गई, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने नहर की नौरंग देसर वितरिका में जल प्रवाहित किया था। इस नहर का उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों के संगम पर बने हिरे बैराज से है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका आंसर होगा हिरे बैराज से। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के दो भाग है। प्रथम भाग राजस्थान फीडर कहलाता है, इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब में व हरियाणा में है और 35 किलोमीटर राजस्थान में है। पहले भाग की, जो हिरे के बैराज से हनुमानगढ़ के मिश्रिता वाली हेड तक विस्तारित है। नहर के इस भाग में जल का दोहन नहीं होता। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दूसरा भाग मुख्य नहर है। इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। यह हनुमानगढ़ के मसीतावाली से जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे तक विस्तारित है। इस प्रकार इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। तो ध्यान देना दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। इसकी वितरिकाओं की लंबाई है 9060 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं में के निर्माण के प्रथम चरण में राजस्थान फीडर सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुगल शाखा का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ 3075 किलोमीटर लंबी वितरक नहरों का निर्माण भी हुआ। राजस्थान फीडर का निर्माण कार्य सन 1975 में पूरा हुआ। नहर निर्माण के द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 5112 किलोमीटर लंबी वितरक प्रणाली का लक्ष्य रखा गया। नहर का द्वितीय चरण बीकानेर के पुगल क्षेत्र के सातासर गांव से प्रारंभ हुआ था और जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में द्वितीय चरण पूरा हुआ। इसलिए मोहनगढ़ कस्बे को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट भी कहते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट किसे कहते हैं, तो मोहनगढ़ कस्बे को। मोहनगढ़ कस्बे से इसके सिरे से लीलवा व दिग्गा दो उप शाखाएं निकाली गई है। द्वितीय चरण का कार्य 1972-73 में पूरा हुआ। 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर दिसंबर 1986 में बनकर तैयार हुई। 1 जनवरी 1987 को वीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसमें जल प्रवाहित किया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहर की कुल सिंचाई 30% भाग लिफ्ट नहरों से और 70% शाखाओं के माध्यम से होता है। यानी 30% भाग लिफ्ट नहरों से और 70% शाखाओं के माध्यम से कुल सिंचाई की जाती है। रावी व्यास जल विवाद हेतु गठित इराडी आयोग के फैसले से राजस्थान को प्राप्त कुल 8.6 MAF जल में से 7.59 MAF जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के माध्यम से किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के द्वारा राज्य के 8 जिलों हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर व बाड़मेर में तो सिंचाई हो रही है या होगी। इसमें से सर्वाधिक कमांड क्षेत्र है जैसलमेर और वह बीकानेर का जिलों का है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सबसे अधिक जो सर्वाधिक कमांड क्षेत्र है वो पहले नंबर पर जैसलमेर है और दूसरे नंबर पर बीकानेर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं से 7 शाखाएं निकाली गई है, जो इस प्रकार है। इसमें इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। एक तरफ लिफ्ट का नाम दे देंगे और दूसरी तरफ लाभान्वित जिलों का नाम, यानी उसको सम्मिलित करना होता है। तो हम जानते हैं पहला, लिफ्ट नहर का पुराना नाम, इसे गंदेली नोहर या सहावा लिफ्ट कहते थे। अब इसका नाम बदलकर जो नया नाम बना है वो चौधरी कुंभा राम लिफ्ट नहर, और इससे लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़,
चूरू और झुंझुनू। दूसरी है बीकानेर लुणकरण सर लिफ्ट, जिसका नाम बदलकर नया नाम हो गया कंवरसेन लिफ्ट नहर, जो लाभान्वित जिले श्री गंगानगर और बीकानेर। तीसरा है गजनेर लिफ्ट नहर, जिसका नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जो लाभान्वित जिले से बीकानेर और नागौर है। चौथी है बांगड़सर लिफ्ट नहर, जो जिसका नया नाम है बेरुदम चालनी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिससे लाभान्वित जिला है बीकानेर। पांचवी है कोलायत लिफ्ट नहर, जिसका नया नाम है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, जिससे लाभान्वित जिले हैं बीकानेर और जोधपुर। छठवीं है फलोदी लिफ्ट नहर, जिसका नया नाम है गुरु जम्बेश्वर जलोत्थान योजना, जिससे लाभान्वित जिले हैं जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। सातवीं है पोकरण लिफ्ट नहर, जिसका नया नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिससे लाभान्वित जिले हैं जैसलमेर और जोधपुर। और आठवीं है जोधपुर लिफ्ट नहर, जिसका नया नाम है राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जिससे लाभान्वित जिले हैं जोधपुर। तो इस प्रकार हमने लिफ्ट नहरों के पुराने नए नाम जाने और इनसे लाभान्वित जिलों के बारे में हमने जाना। बीकानेर लुणकरण लिफ्ट नहर सबसे बड़ी लिफ्ट नहर, सबसे बड़ी लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं की 9 शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा है रावतसर हनुमानगढ़। यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम शाखा है, जो एकमात्र ऐसी शाखा है जो नहर के बाईं ओर से निकलती है। तो रावतसर शाखा एकमात्र ऐसी शाखा है जो नहर के बाईं ओर से निकलती है, बाकी की दाईं ओर से निकलती है। श्री गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, श्री गंगानगर से सूरतगढ़ और अनूपगढ़ है। बीकानेर से पुगल, चारणवाला और दातौर बिरसरपुर है। और जैसलमेर से सिद्ध बीरबल सागरमल गोपा है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 4 उप शाखाएं भी है। लीलवा, दीघा, जो कि मोहनगढ़ से निकाली गई है। और तीसरी है बरकतुल्ला खां, जो गड्ढा रोड उप शाखा है, सागरमल गोपा शाखा से निकाली गई है। और चौथी है बाबा रामदेव उप शाखा। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं से हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जोधपुर, झुंझुनू को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा तथा 18.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो सकेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी के नियमित बहाव के लिए निम्न उपाय है। व्यास सतलज नदी पर बांध, व्यास नदी पर पौंग बांध, रावी व्यास नदियों के संगम पर पंजाब के माधोपुर नामक स्थान पर एक लिंक नहर का निर्माण, गंदली साहब लिफ्ट नहर से जर्मनी के सहयोग से आपनी योजना बनाई गई है। ध्यान देना बच्चों कि गंदली साहब लिफ्ट नहर से जर्मनी के सहयोग से आपनी योजना बनाई गई है। इस योजना के प्रथम चरण में हनुमानगढ़, चूरू और द्वितीय चरण में चूरू और झुंझुनू के कुछ गांवों को जलापूर्ति होगी। तो इस प्रकार ये अपनी योजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ व अनूपगढ़ शाखाओं पर 3 लघु विद्युत घर बनाए गए हैं। भविष्य में इस नहर को कांडला बंदरगाह से जोड़ने की योजना है, जिससे यह भारत की राइन नदी बन जाएगी। डॉक्टर सिचन द्वारा आविष्कारित लिफ्ट ट्रांसलेटर यंत्र नहर के विभिन्न स्थानों पर लगा देने से इससे इतनी विद्युत उत्पन्न की जा सकेगी जिससे पूरे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में नियमित विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी। तो इस प्रकार हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं गंग नहर के बारे में। यह भारत की प्रथम नहर परियोजना है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से गंग नहर के निर्माण द्वारा सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने हेतु 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर, भावलपुर और पंजाब राज्यों के बीच सतलज नदी घाटी समझौता हुआ था। गंग नहर की आधारशिला फिरोजपुर हेडवास पर 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई। 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने श्री गंगानगर के शिवपुर हेड बॉक्स पर उद्घाटन करते हैं। यह नहर सतलज नदी से पंजाब के फिरोजपुर के
उसेनेवाला से निकाली गई है। श्री गंगानगर के संका गांव में यह राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ध्यान देना दोस्तों कि गंग नहर गंगानगर के संका गांव में प्रवेश करती है। शिवपुर, श्री गंगानगर, जोरावरपुर, पदमपुर, रायसिंह नगर, स्वरूप शहर होती हुई यह अनूपगढ़ तक जाती है। मुख्य नहर की लंबाई है 129 किलोमीटर, जिसमें 112 किलोमीटर ये पंजाब में बनी हुई है और 17 किलोमीटर राजस्थान में। फिरोजपुर से शिवपुर हेड तक नहर की वितरिकाओं की लंबाई 1280 किलोमीटर है। लक्ष्मी नारायण जी लालगढ़ करणी जी समीक्षा इसकी मुख्य शाखा है। नहर में पानी के नियमित बहाव और नहर के मरम्मत के समय इसे गंग नहर लिंक से जोड़ा गया है। यह लिंक नहर हरियाणा में लोहागढ़ से निकाली गई है और श्री गंगानगर के साधुवाली गांव में गंग नहर से जोड़ा गया है। 31 मई 2000 को केंद्रीय जल आयोग ने नहर के रख रखाव व मरम्मत हेतु आर्थिक सहायता प्रदान भी की है। तो इस प्रकार हमने गंग नहर के बारे में जाना। अब हम जानते हैं भरतपुर नहर के बारे में। यह नहर पश्चिमी यमुना की आगरा शहर से निकाली गई है। भरतपुर नरेश ने सन 1906 में इस नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जो 1963 और 64 में यह बनकर तैयार हुई थी। इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है, जिसमें से 16 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 12 किलोमीटर राजस्थान में है। इससे भरतपुर में जलापूर्ति होती है। अगली है चौथी गुड़गांव नहर। यह नहर हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त नहर है। इस नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य मानसून काल में यमुना नदी के अतिरिक्त जल को उपयोग लाना है। 1966 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ एवं 1985 में पूरा हो गया। यह नहर यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के ओखला से निकाली गई है। यह भरतपुर जिले की कामा तहसील के जुरेरा या जुटेरा गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। इससे भरतपुर के कामा व डीग तहसील की जलापूर्ति होती है। इसकी कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। आजकल इसे यमुना लिंक परियोजना कहते हैं। तो गुड़गांव नहर का वर्तमान में यमुना लिंक परियोजना नाम है। अगली है भिखाबाई सागरवाड़ा माही नहर। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। यह डूंगरपुर जिले में है। इस परियोजनाओं को 2002 में केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति प्रदान की। इसमें माही नदी पर साइफन का निर्माण कर यह नहर निकाली गई है। इससे डूंगरपुर जिले में लगभग 21,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। अगली है जाखम परियोजना। यह परियोजना 1962 में प्रारंभ की गई है। यह परियोजना चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ मार्ग पर अनूपपुरा गांव में बनी हुई है। यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। इस परियोजना से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा के आदिवासी कृषक लाभान्वित होते हैं। यह परियोजना आदिवासी क्षेत्र के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। जल विद्युत उत्पादन की 2 इकाइयां हैं। 1968 में यह शुरू हुई और 1986 में जल प्रवाहित किया गया पूर्ण रूप से। यह परियोजना 1997-98 में पूर्ण हुई है। तो इस प्रकार हमने जाखम परियोजना के बारे में जाना। अब हम जानते हैं सिद्धमुख नोहर परियोजना। इसका नाम अब राजीव गांधी नोहर परियोजना है। इसका शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी ने भादरा के समीप बिरानी गांव से किया। रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग में लेना है। इसके लिए भाखड़ा मुख्य नहर से 275 किलोमीटर लंबी एक नहर निकाली गई है। इस परियोजना को आर्थिक सहायता यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त हुई है। इससे नौहर, भादरा, हनुमानगढ़, तारानगर, सहवा, चूरू तहसीलों को लाभ मिल रहा है। इस परियोजना का 12 जुलाई 2002 को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लोकार्पण किया गया। इस परियोजना के लिए पानी भाखड़ा नांगल हेडवर्क्स से लाया गया है। तो इस प्रकार हमने सिद्धमुख नहर परियोजना के बारे में जाना। अब हम जानते हैं बिशलपुर परियोजना के बारे में। यह परियोजना बनास नदी पर टोंक जिले के टोडाराय सिंह कस्बे में है।
बिशलपुर परियोजना बनास नदी पर बनी हुई है, टोंक जिले के टोडा रायसिंह में। यह पेयजल की परियोजना है। इसका प्रारंभ 1988-89 में हुआ। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इससे दो नहरें भी निकाली गई है। इससे अजमेर, जयपुर, टोंक में जलापूर्ति होती है। इसे नाबार्ड के RITF से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने बिशलपुर परियोजना के बारे में जाना। अब हम जानते हैं नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में राजस्थान के लिए 0.5 MAF मिलियन एकड़ फीट निर्धारित की गई है। इस जल को लेने के लिए गुजरात के सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर, जिसमें 458 किलोमीटर गुजरात में है और 75 किलोमीटर राजस्थान, निकाली गई है। यह नहर जालोर जिले के सांचौर तहसील के सिलू गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। फरवरी 2008 में वसुंधरा राजे ने जल प्रवाहित किया था। इस परियोजना में सिंचाई केवल फुहारा पद्धति से करने का प्रावधान है और जालोर और बाड़मेर की गुड्डा मलानी तहसील इससे लाभान्वित होती है। तो इससे जो नर्मदा नहर परियोजना है, इससे लाभान्वित होने वाले दो जिले हैं, जालोर और बाड़मेर। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा जालोर और बाड़मेर। और ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें केवल सिंचाई फुहारा पद्धति से की जाती है? तो इसका भी आंसर होगा नर्मदा नहर परियोजना। अब हम जानते हैं इसरदा परियोजना। बनास नदी के अतिरिक्त जल को लेने के लिए यह परियोजना सवाईमाधोपुर के इसरदा गांव में बनी हुई है। इससे सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर की जलापूर्ति होती है। अब हम जानते हैं लखवार बांध परियोजना। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने यमुना बेसिन क्षेत्र में 3,966.51 करोड़ रुपए की लागत वाली बहुउद्देशीय लखवाड़ बांध परियोजनाओं के निर्माण के लिए 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ नई दिल्ली में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर इन सभी राज्यों में पानी की कमी की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इससे यमुना नदी में हर वर्ष दिसंबर से जून के सूखे मौसम में पानी के बहाव में सुधार आएगा। इस परियोजना को 1976 में योजना आयोग ने मंजूरी दी। 10 साल बाद 1986 में पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद 1987 में जेपी समूह ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के पर्यवेक्षण में 204 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण शुरू किया। 1992 में जब लगभग 35% काम पूरा हो गया तो जेपी समूह पैसा न मिलने को लेकर परियोजनाओं से अलग हो गया। बाद में 2008 में केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया, जिसके तहत 90% धन केंद्र सरकार खर्च करेगी, बाकी 10% राज्य सरकार वहन करेगी। लखवाड़ परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में देहरादून जिले के लोहारी गांव के नज़दीक यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनना है। परियोजना के तहत बनने वाली पूरी 300 मेगावाट बिजली उत्तराखंड को मिलेगी, जिस पर लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह खर्च उत्तराखंड उठाएगा। परियोजना के निर्माण का कार्य उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा। दिल्ली को इससे पेयजल मिलेगा, जबकि अन्य राज्यों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो इस प्रकार हमने लखवार बांध परियोजना के बारे में जाना है। अब हम जानते रेणुकाजी डैम परियोजना। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री 11 जनवरी 2008 को रेणुकाजी बहुउद्देशीय डैम परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। डैम का निर्माण इन 6 राज्यों में पेयजल आपूर्ति की जरूरतों को देखते हुए किया जा रहा है। समझौते पर हस्ताक्षर केंद्रीय जल स्रोत, नदी विकास व गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में किया गया।
डैम यमुना और उसकी दो सहायक नदियों गिरी और टोंस पर बनाया जाएगा। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल है। परियोजना वर्ष 2008 में विचार में आई थी। इस पर आने वाले खर्च के बड़े हिस्से का वहन केंद्र सरकार करेगी, जबकि राज्यों को केवल 10% देना है। सरकार ने एक बयान में कहा कि रेणुकाजी बांध की परिकल्पना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी नदी पर एक भंडारण परियोजना के रूप में की गई है। 148 मीटर ऊंचे पत्थर के बांध से 23 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी दिल्ली और अन्य बेसिन राज्यों को दिया जा सकेगा। इस परियोजना में 40 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। तो इस प्रकार हमने रेणुकाजी डैम परियोजना के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं कुछ अन्य परियोजनाओं के बारे में, जिसमें पहली है जवाई बांध परियोजना। यह बांध लूणी नदी के सहायक जवाई नदी पर पाली जिले के सुमेरपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने 13 मई 1946 को शुरू करवाया। 1956 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। पहले इस बांध को अंग्रेज इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन के निर्देशन में शुरू करवाया। बाद में मोती सिंह की देखरेख में बांध का कार्य पूर्ण हुआ। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। इससे एक नहर और उसकी शाखाएं निकाली गई है। जवाई बांध में पानी की आवक कम होने पर इसे उदयपुर के कोटरा तहसील में निर्मित सही परियोजना से जोड़ा गया है। 9 अगस्त 1977 को सही का पानी पहली बार जवाई बांध में डाला गया। इस बांध का जीर्णोद्धार का कार्य 4 अप्रैल 2003 को सोनिया गांधी ने शुरू किया था। तो इस प्रकार हमने जवाई बांध परियोजना के बारे में जाना। अब हम जानते हैं मेजा बांध। यह बांध भीलवाड़ा के मांडल का गढ़ कस्बे में कोठारी नदी पर बना हुआ है। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। इससे भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क को ग्रीन माउंट कहते हैं। यह माउंट फूलों और सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ग्रीन माउंट मेजा मार्ग को कहा जाता है। पांचना बांध करौली जिले के गुड़ला गांव में बालू मिट्टी से निर्मित बांध है। इस बांध की मुख्य विशेषता यह है कि यह बालू मिट्टी से बना हुआ बांध है। यानी बालू मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? पांचना बांध है। इस बांध में भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, माछी, बेसावर 5 नदियां आकर गिरती है, इसलिए इसे पांचना बांध कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों कि पांचना बांध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 5 नदियों का पानी आता है। यह मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यह अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बनाया गया है। इसे करौली, सवाईमाधोपुर, बयाना, भरतपुर में जलापूर्ति होती है। मानसी वोकल परियोजना यह राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के संयुक्त परियोजना है। इसमें 70% जल का उपयोग उदयपुर व 30% जल का उपयोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करता है। इस परियोजना में 4.6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। यह भारत व राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है। तो ध्यान देना दोस्तों कि जो मानसी वागल परियोजना में जो जल सुरंग बनी हुई है वह भारत और राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है। पार्वती परियोजना जिसे आंगई बांध पर बनी हुई है। इस योजना में जो धौलपुर जिले में पार्वती नदी पर 1959 में एक बांध का निर्माण किया गया। इससे धौलपुर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। ओराई सिंचाई परियोजना इससे चित्तौड़गढ़ जिले में भोपालपुरा गांव के पास ओराई नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध से एक नहर निकाली गई है जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर है। इस परियोजना से चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो ओराई सिंचाई जो परियोजना है उससे चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। गंभीरी योजना इस बांध का निर्माण निम्बाहेड़ा के पास गंभीरी नदी पर 1956 में किया गया। यह मिट्टी से निर्मित बांध है। इस बांध से चित्तौड़गढ़ जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। अगली है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। यह करौली जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इससे चंबल नदी के पानी को कशेडू गांव करौली के पास 125 मीटर ऊंचा उठाकर
करौली, बामनवास, सवाई माधोपुर एवं बयाना भरतपुर में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। तो इस प्रकार ये इंदिरा गांधी लिफ्ट इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। तो ध्यान देना दोस्तों, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना केवल करौली जिले की सबसे बड़ी परियोजना है। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जाना है। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।